हाय फ्रेंड्स। मैं आ गया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके ईएसआई का, वो है ग्लोबलाइजेशन। ऑब्वियसली विथ लेटेस्ट डेटा कि ग्लोबलाइजेशन जो टॉपिक है, इस टॉपिक से कनेक्टेड क्या लेटेस्ट डेटा है वो हम पढ़ लेंगे। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू एक्सएमबी। शुरू करते हैं हमारा छोटा सा लेक्चर। सबसे पहले डेफिनेशन से, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ बहुत कुछ है। दिस वन आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप पढ़ लो। अभी नहीं, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ ये सुनो। आप जब पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तब आप पढ़ लेना। सिंपल टर्म्स में ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही है इकोनॉमी को ग्लोबल लेवल पे लेके जाना। मतलब देश में हम जो सामान बना रहे हैं वो हम बाहर बेच सके, बाहर देश में जो सामान बन रहा है वो हम बेस्ट टर्म्स में खरीद सके। बेस्ट टर्म, राइट? मतलब खरीदना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पैसा है तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन बेस्ट टर्म में हम खरीद सकें, हमारा रिलेशनशिप वैसा हो उस कंट्री के साथ, उस रीजन के साथ, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, ग्लोबलाइजेशन में बहुत सारा चीज़ आ जाता है। क्या हम एज ए सिटीज़न दूसरे कंट्री में फ्री ट्रैवल कर सकते हैं? फ्री ट्रैवल मतलब रिस्ट्रिक्शन फ्री ट्रैवल। हम क्या ट्रैवल कर सकते हैं? दैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये सारा चीज़ क्या हो गया? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। सो अब जब आप इसको पढ़ोगे आप इसके मीनिंग को और अच्छी तरीके से समझ जाओगे। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बैकग्राउंड को समझते हैं। देखो, इंडिया में अगर आप ग्लोबलाइजेशन की बात करो, ये एक्चुअली शुरू तो 1944 से ही हो गया था, जब ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में इंडिया भी पार्टिसिपेंट्स था, राइट? ऑल्दो तब देश आज़ाद नहीं था, तब ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर होने के बावजूद भी उन्होंने इंडिया का जो पोजीशन है वो दुनिया के सामने ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रखा था। तो हम बात तब की नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बात करते हैं इंडिया आज़ाद होने के बाद की बात। तो ग्लोबलाइजेशन हमेशा से ही एक ऑनगोइंग प्रोसेस ही रहा है, लेकिन अगर हम एक्चुअल टर्म्स में बोले कि देश कब ग्लोबलाइज हुआ, तो उसका बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार है कि 1980-81 में जो फिस्कल डेफिसिट है वो 9% था, और 10 साल में, मतलब अगले एक डिकेड में, 1990-1991 में ये 12.7% पे चला गया। अगर हम इंटरनल डेट, मतलब देश का जो सरकार था तब का, अपने अंदर में ही कितना डेट क्रिएट किया था, इट वॉज 35% इन 85-86, और 1990-91 आते आते ये 53% हो गया था। इवेंचुअली क्या हो गया था? डेट ट्रैप हो गया था। डेट ट्रैप का मतलब क्या है? हम एक उधार लेते हैं, उससे जो भी करना है हम कर लेते हैं। अब इस उधार को चुकाने के लिए हम दूसरा उधार लेते हैं, फिर उस दूसरे उधार को उठाने के लिए या सर्विस करने के लिए हम तीसरा उधार उठाते हैं, एंड इट कंटिन्यूज एंड वी गेट इन टू दैट साइकिल। तो इसको क्या बोलते हैं? डेट ट्रैप। तो देश 1991 के आसपास डेट ट्रैप में फंस गया था। अब 1991 में एक ना बुरा चीज इंडिया के साथ ये होता है कि गल्फ वॉर शुरू हो जाता है गल्फ रीजन पे। ऑब्वियसली वॉर ना इंडिया पे हुआ, ना ही इंडिया उसमें पार्टिसिपेंट था, लेकिन गल्फ वार जो कुवैत में हुआ वहाँ से हम बहुत ऑयल इंपोर्ट करते थे। तो जिस वजह से क्या हुआ, मतलब आप इसको आज के समय पे भी कंपेयर करो, रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, लेकिन वीट महंगा हो गया, फूड इन्फ्लेशन आ गया, फ्यूल इन्फ्लेशन आ गया, और सिर्फ ही हम पे नहीं पूरी दुनिया पे आया है। दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ एनी ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी। तो अब क्योंकि हम हमेशा से कह रहे हैं, मतलब हम मीन्स वी एज ए नेशन, राइट? इंडिया हमेशा से क्या रहा है? ऑयल कंज्यूमिंग नेशन रहा है। मतलब हमको क्रूड ऑयल, हमेशा से क्रूड ऑयल का भूख रहा है, हमको हमेशा से चाहिए। तो गल्फ वॉर के समय में क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो गया, एंड हमको हमारा जो फॉरेक्स था वो 1 बिलियन से नीचे था, एंड वी वेर नॉट एबल टू सेल थ्रू दैट सिचुएशन। लेकिन तब के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर, नहीं, तब के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, एंड तब के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आगे चल के देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो उन्होंने सारा चीज़ अपने तरीके से किया, क्योंकि वो एक रेनाउंस्ड इकोनॉमिस्ट है पूरी दुनिया में, राइट? और उस समय उस सिचुएशन को उन्होंने हैंडल बहुत बढ़िया तरीके से किया। तब एक 2.2 बिलियन का लोन आईएमएफ से लाया गया बाय प्लेजिंग 67 टन्स ऑफ गोल्ड, ठीक है? और 600 मिलियन का 20 टन्स गोल्ड लाया गया यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड से, एंड 47 टन गोल्ड लाया गया बैंक ऑफ इंग्लैंड से। तो अभी आप एक चीज़ सोच रहे हो, मैंने अभी अभी एक चीज़ बोला कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ को हैंडल किया।
लेकिन यहाँ तो मैंने जो लिखा है इसमें तो हमने सब देश का खजाना गिरवी रखा और लोन लाया। यस, हमको लोन की बहुत, पैसे की बहुत ज़रूरत थी ताकि देश में और ख़राब सिचुएशन ना आए, जिस वजह से तब के इकोनॉमिस्ट, तब के मिनिस्टर्स ने ये डिसीजन लिया। बट on the other hand, in 1991, the government of India declared LPG scheme, liberalized, privatized and globalization। ठीक है, जिसको LPG स्कीम बोलते हैं एंड जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ से एक्चुअली में देश ग्लोबलाइज्ड होना शुरू हुआ है इन एक्चुअल टर्म्स, क्योंकि उससे पहले इंडस्ट्रीज तो था लेकिन ऑलमोस्ट मोनोपोली बेसिस पे था। इंडस्ट्रीज लोग सेट करना चाहते थे लेकिन लोग नहीं कर पाते थे बिकॉज ऑफ लाइसेंसिंग राज। अब जिन लोग मोनोपोली में थे वो करने नहीं देते थे। तो ऐसे कई छोटे बड़े परेशानी देश के सामने हमेशा से था एंड बहुत सारे इंडस्ट्रीज सरकार खुद अपने हाथ पे रख के कंट्रोल कर रही थी, जिस वजह से देश आगे बढ़ नहीं पा रहा था। तो लिबरलाइजेशन में चीज़ों को लिबरल किया गया, मतलब जो लाइसेंसिंग राज है वो हटाया गया। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वेयर मेड फ्री एंड दे वेर अलाउड टू डू बिजनेस इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। नो लाइसेंस वॉज रिक्वायर्ड एक्सेप्ट फ्यू इंडस्ट्रीज। देखो आज के दिन में भी बहुत सारी चीज़ों में लाइसेंस एंड परमिशन चाहिए गवर्नमेंट का। सो परमिशन इज ए कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, लाइसेंस इज ए डिफरेंट थिंग। ठीक है, तब प्राइवेटाइजेशन किया गया, बहुत सारे इंडस्ट्रीज को देश ने, मतलब गवर्नमेंट ने क्विट किया कि ये अब प्राइवेट हाथों में जाना चाहिए। एंड देन ग्लोबलाइजेशन हुआ, देश को खोल दिया गया, ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मतलब अब देश का ट्रेडर बाहर देश से सामान खरीद सकता है और देश का ट्रेडर अपना माल बाहर बेच सकता है। मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बड़े लेवल पे शुरू किया गया एंड दैट इज वेयर यू नो दैट इज व्हाट दी वेयर दी ग्लोबलाइजेशन बिगैन, यू कैन से। मतलब एक बड़े तौर पे यहाँ पे शुरू हुआ। लेकिन अगेन लेट मी टेल यू, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ग्लोबलाइजेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है तब डॉक्टर सिंह ने किया तो तब खत्म हो गया। उसके बाद जब डॉक्टर सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं तब भी उन्होंने बहुत सारा किया। उसके बाद जब करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं तो तभी भी उन्होंने बहुत कुछ कर रहे हैं। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस एंड आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। सो लेट्स मूव एंड लेट्स सी द लेटेस्ट न्यूज़। तो अगर हम लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें, देखो यहाँ पे लेट मी बी वेरी क्लियर कि मैं सिडबी के लिए आपको बता रहा हूँ, राइट? जहाँ पे व्हाट आई फील कि 6 मंथ्स का न्यूज़ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो 6 मंथ्स के दायरे में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये आता है कि रिसेंटली इंडिया किससे किससे साइन किया है। तो रिसेंटली इंडिया मॉरिशस, यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया से साइन किया है। ऑस्ट्रेलिया वाला जो ECTA है, इकोनॉमिक एग्रीमेंट है, वो 29 दिसंबर 2022 को इन फोर्स में आ गया है। सो दिस इज़ द लेटेस्ट वन जिसका हर डिटेल आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम, अब क्योंकि दिसंबर के मंथ में पार्लियामेंट भी सेशन में था, तो तब जो यूनियन मिनिस्टर है अनुप्रिया पटेल, इन्होंने पार्लियामेंट को बताया कि इंडिया हैज साइंड 13 FTA एंड 6 प्रेफरेंशियल पैक्ट सो फार। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये MCQ के फॉर्मेट में आपको पूछ सकता है कि कितना FTA साइन इंडिया किया है। तो कितना किया है? 6। तो सवाल ये आता है किसके साथ किया है, राइट? हुआ दोस कंट्री। तो अगर आप एशियन कंट्रीज़ की बात करो तो इंडिया एशियन, इंडिया सिंगापुर, इंडिया मलेशिया, इंडिया थाईलैंड FTA। जापान के साथ भी है इंडिया जापान CEPA। साउथ कोरिया के साथ है इंडिया साउथ कोरिया CEPA। साफ्टा कंट्री के साथ है एग्रीमेंट ऑन साफ्टा, एग्रीमेंट ऑन श्रीलंका, नेपाल एंड देन भूटान। मॉरिशस के साथ है इंडिया मॉरिशस CEPA। ठीक है, UAE के साथ है इंडिया UAE CEPA एंड ऑस्ट्रेलिया ECTA। तो ये है 3 लेटेस्ट, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बीइंग द लेटेस्ट वन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या क्या हुआ है, तो ये चीज़ आप समझो। अभी देखो, बेनिफिट्स अंडर ट्रेड इन गुड। अगेन माय एक्सपेक्टेशन इज़ कि आप PDF को डाउनलोड करो और कम से कम ये सारा चीज़ जो मैंने लिखा हुआ है, जो स्क्रीनशॉट लगाया है, इसको कम से कम आप 2 से 3 बार पढ़ो। लेकिन कुछ चीज़ मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। इंडियन गुड्स ऑन ऑल टैरिफ लाइन टू गेट ऑस्ट्रेलियन मार्केट विद 0 कस्टम ड्यूटी। यहाँ पे ही एक्चुअल गेम होता है। देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है? आज के दिन में इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड नहीं कर रहे, बिल्कुल ट्रेड कर रहे हैं। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया से कोल भी मंगवाता है, एप्पल भी मंगवाता है। अगेन ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया से बहुत सारा चीज़ इंपोर्ट करता है। बट
ये एफटीए का फायदा क्या है? प्रेफरेंशियल एक्सेस देना एक दूसरे को, राइट? तो देखो ऑस्ट्रेलियन मार्केट में अभी इंडियन गुड्स को जीरो कस्टम ड्यूटी मिलेगा, तो सिंपल सी बात है, अब ऑस्ट्रेलियन मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत ही कॉम्पिटिटिव होगा, तो उनका जो जीएसटी है, उनको जीएसटी में लाभ मिलेगा और हमको एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे हम, क्योंकि अब हमारा प्रोडक्ट उनके मार्केट में कॉम्पिटिटिव होगा। लेकिन उसका उल्टा भी हमने किया है, अब उनके प्रोडक्ट को हम भी एक्सेस देंगे हमारे मार्केट में, राइट? तो हो सकता है, मतलब ऐसा हाइपोथेटिकली समझो, जो एप्पल, ऑस्ट्रेलिया का एप्पल जो महंगा बिकता था अब वो सस्ता बिकने लगेगा, मतलब वो लोकल प्रोडक्ट के साथ compete करेगा, राइट? सो दिस इज अबाउट द एफटीए। तो यहाँ पे आप देखो, द एग्रीमेंट विल बेनिफिट वेरियस लेबर इंटेंसिव इंडियन सेक्टर दैट करंटली सब्जेक्ट टू 5% इम्पोर्ट ड्यूटी बाय ऑस्ट्रेलिया, जो कि हट जाएगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, हट जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इज ऑफरिंग एलिमिनेशन ऑफ 100% ऑफ इट टैरिफ लाइन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इंडस्ट्री की बात करो तो इसमें बहुत सारी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल, अपैरल, एग्रीकल्चर, फिश प्रोडक्ट, लेदर, फूड, फुटवेयर, फर्नीचर, ठीक है, उसके बाद मेडिसिन एंड सो ऑन, सारे इंडस्ट्रीज हैं। अब व्हाट इज इंडियाज ऑफर? इंडिया इज ऑफरिंग जीरो ड्यूटी एक्सेस टू 90% वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडिंग कोल। तो मतलब अब ऑस्ट्रेलियन कोयला भी इंडिया में सस्ता होगा। नाउ zero duty on 85.3% value of the product will be offered immediately, while zero duty on 3.67 value of the product will be offered progressively over 3, 5, 7 and 10 years. अब क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है एंड कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलियन मार्केट के कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता भी है, सो यहाँ पे दे आर ऑफरिंग 100% टैरिफ लाइन, बट वी आर नॉट, राइट? बिकॉज दे अंडरस्टैंड दिस मार्केट साइज ऑफ इंडियन, राइट? कि इंडिया का मार्केट साइज बहुत बड़ा है। अब हम बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस देंगे, कॉटन, एलमोड्स, तो देखो ये याद नहीं रखना है, आप ये नंबर्स को याद रखो, दैट इज इनफ। अगर हम बात करें एक्सक्लूजन की, तो मेनी सेंसिटिव प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट, व्हीट, शुगर, आयरन ओर, एप्पल, वॉलनट्स एंड अदर हैव बीन केप्ट इन इंडियाज एक्सक्लूजन लिस्ट। इसको क्यों किया गया? एक सिंपल सी बात समझो कि हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मिल्क बहुत ह्यूज क्वांटिटी में ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में जाती है, नॉट इवन ऑस्ट्रेलिया, वो यूएस के मार्केट में भी जाती है। अब वहाँ जाके अगर वो सस्ता हो गया तो नुकसान हमारे फार्मर को है, तो ताकि वो नुकसान उनको ना हो तो कुछ सेंसिटिव प्रोडक्ट को एक्सक्लूजन लिस्ट में भी डाला गया है। देन import duty free access is projected to potentially create 10 lakh jobs in India and additional export of 10 billion from India to Australia in the next 5 years. अगले 10 साल में इससे 10 लाख जॉब क्रिएट होगा और $10 बिलियन का फ़ायदा हमारे फॉरेक्स में हो सकता है। ये तो थी गुड्स की बात। अब हम करते हैं सर्विस की बात। तो सर्विस की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या है, देखो सबसे पहला तो ये है कि जो एनुअल कोटा है 1800 टीचर का एंड इंडियन शेफ्स का, ये मिलेगा। मतलब अब इंडियन शेफ एंड योगा टीचर्स ये ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं। कितने? 1800, ये एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है। देन पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा 18 से 4 साल 18 मंथ्स टू 4 ईयर्स, ये अवेलेबल कराया जाएगा किसको? इंडियन स्टूडेंट्स को जो कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, राइट? तो ऐसे ही बाकी सारा चीज़ आप यहाँ से पढ़ लेना इसको डाउनलोड करने के बाद। विद दिस वी आर डन. Let's meet tomorrow in some other lecture. Till then, unfold your potential with IXMB. Before I say thank you and all the best, let me remind you कि सेबी ग्रेड ए के लिए हमारे सीपी जोशी सर का एक सेशन आ रहा है. If you are interested, you can download, you can register in this link. And on the other hand, RBI ग्रेड बी के लिए हमारे सुशील सर का सेशन आ रहा है on Thursday, January 12, 7 PM. अगेन इसका जो रजिस्ट्रेशन लिंक है डिस्क्रिप्शन में है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन हैव ए लुक. विद दिस लेट्स मीट in any other lecture, and always remember IXMB helps you prepare 50% faster.